नमस्कार। मैं हूं विजयेंद्र। आप देख रहे हैं सत्ता बाजार। सत्ता बाजार भारत की नहीं है। आज सत्ता बाजार में लेके चलता हूं बांग्लादेश के ढाका की तरफ। सत्ता बाजार में क्या कुछ हो रहा है, परिवर्तन की क्या क्या कहानियां लिखी जा रही है और जो पटकथा लिखी गई है उस पर कितनी भूमिकाएं और कितने किरदार सामने आए हैं। फिलहाल मित्रों, कल से हम लोग बांग्लादेश की ताजा तरीन घटनाक्रमों पर हम लोग निगाह डाले हुए थे कि हसीना कब भारत पहुंचेगी, कलकत्ता रुकेगी कि नहीं रुकेगी, कि लंदन चली जाएगी, कि फिनलैंड चली जाएगी, कहां जाएगी। यह सुरक्षा का भी मामला है और गंभीर सूचना, कोई निर्धारित सूचना देना भी नहीं चाहिए इस प्रकार की जब अराजकता की स्थिति हो। तो मित्रों, हमारे यहाँ तो फिल्म भी है कि एक हसीना एक दीवाना, लेकिन एक हसीना के खिलाफ में इतने विरोधी पैदा हो जाएंगे और इतने विरोधी, वो छोटी उम्र के लोग, किशोर, युवा, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले, ढाका की तरुणाई सड़कों पर अंगड़ाई ले रही थी। एक मुकम्मल आजादी की लड़ाई वह छात्र युवा शक्ति लड़ रही थी। बहुत परेशान थी, हताश थी। हसीना की हुकूमत बांग्लादेश में 15 साल चली और जब भागने की स्थिति आई तो 15 मिनट में वह बांग्लादेश छोड़ दी। 15 वर्षों तक बांग्लादेश पर हुकूमत करने वाली हसीना 15 मिनट में देश छोड़ दी। रहना नहीं, देश वीराना है। और यह वीरानगी के कारण कहां जाएगी यह पता नहीं था। कोई जो एटीएस के संपर्क में है, कोई एयर ट्रैफिक देख रहे हैं, ट्रॉल कर रहे हैं कि विमान कहां पहुंचा है, किस दिशा में विमान जा रहा है। और कई लोगों ने डाउनलोड किया कि विमान जब उड़ा है ढाका से तो उड़ीसा की तरफ है कि कलकत्ता की तरफ है कि बर्मा की तरफ है, लगातार देख रहे हैं। कलकत्ता, जब हसीना का विमान कलकत्ता के आकाश से जब आगे बढ़ गया तब लोगों को यह उम्मीद जगी अब वह कहीं नहीं जाएगी, भारत आएगी। यह कहा जाता है कि बड़े बड़े लोग जब आते हैं, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरते हैं, लेकिन सुरक्षा पुख्ता हो, मामला संवेदनशील तो था ही। परिणाम यह हुआ है कि इसके विमान को मोड़ दिया गया। गाजियाबाद के बगल में उत्तरी जो एरिया है, हिंडन एयरपोर्ट का बहुत बड़ा बेस है और यहां उनका विमान उतरा। यद्यपि एयरपोर्ट और मेरे घर की भी दूरी 500 मीटर की है, लेकिन हम तो हसीना को देख नहीं सकते थे, जा भी नहीं सकते थे। एकदम सुरक्षा के जो चाक चौबंद, सेफ्टी सेल जिसको कहते हैं, उसमें सुरक्षित तरीके से हसीना को रखा गया। स्थिति को देख अजीत डोभाल मिलने के लिए गए। राष्ट्रीय सरकार की, जो भारत की सरकार है, उसकी बैठकें शुरू हो गई। मंत्री समूह जमा हो गए कि क्या होना है, क्या करना है। हसीना यहां रुकेगी, शरण दिया जाएगा, या फिर कोई आगे का रास्ता। आपको पता है कि हसीना के साथ उसकी बहन रिहाना भी साथ में थी
और शायद रहना के कारण से हसीना लंदन जाना चाहती होगी, क्योंकि लंदन में जो रेहाना की बेटी है वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेबर पार्टी की सांसद है, तो वह अपनी भतीजी के पास रहेगी हसीना, या बेटा है अमेरिका में, या हसीना पोता पोती को खिलाएगी, अब बुढ़ापे में पुचकारेगी, गोद में रखेगी, अमेरिका जाएगी। एक बेटी साइना भारत में भी है। शायद आपको पता है कि हसीना की बेटी साइना WHO की रीजनल डायरेक्टर है। बेटी से मिली है कि नहीं मिली रात में, संभवतः आज बेटी से मुलाकात हसीना की हो सकती है। यह तो हसीना की कहानी है, और हसीना ने जो बदसूरती छोड़ दी है बांग्लादेश में, हसीना ने जो बांग्लादेश के मखमली एहसास को जो ध्वस्त किया, वहां की जनता जो प्रसन्नता दिखा रही थी, और हसीना के घर में घुस करके तमाम जो 56 प्रकार के भोग बनते होंगे, बने रहे होंगे, सबका भोग बांग्लादेशी नौजवान कर रहे थे। चमको चमको का माहौल, और जो खास तस्वीर पर जो मैं चर्चा करूंगा इस सत्ता बाजार में, द डायलॉग का जो यह मंच है सत्ता बाजार, क्या कुछ होता है। तो सत्ता बाजार में हमने देखा कि किस तरह से इनके ऊपर आरोप लगे। 15 वर्षों, अब यह कहेंगे कि भारत के हम पत्रकार हैं और भारत में रह करके हम तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गति तोड़ी वो गति मोड़ी। जो स्थिति हसीना की थी वही स्थिति कमोबेश भारत के निजाम की भी रही। अपने विरोधियों को जिस तरह से 14 के बाद भारत में असहमत समूहों के साथ जो भारत में अत्याचार हुआ, तमाम असहमत लोगों को जो जेल के अंदर डाल दिए गए, कौन विकलांग है कौन सकलांग है। शायद साईं बाबा का भी नाम आपने सुना होगा कि 80% शारीरिक रूप से अक्षम है, तब भी सरकार उस बीमार व्यक्ति से इतनी भयभीत थी, उनको अंडा सेल में रखा गया बरसों तक। यहां की हुकूमत भी डरी हुई थी, और जहां कहीं हाहाकार की स्थिति हुई, असहमत की बात हुई, इस हुकूमत ने भी उसको जेल में डाल दिया। यहां भी छात्र आंदोलन हुए, लेकिन ये छात्र आंदोलन हिंदुस्तान के प्रभावी नहीं हुए, कुचल दिए गए। और पता है हुकूमत को कि जब जब छात्रों ने अंगड़ाई ली है, जब जब युवा शक्ति ने आह्वान किया है, तब तक यहां की क्या दुनिया की हुकूमतें बदल गई, यह पता है इस निजाम को भी। लेकिन छात्रों के समूह में भी अपने छात्र और छात्र आपस में वैचारिक स्तर पर अलग अलग रहे, आपस में टकराते रहे। छात्र बनाम छात्र की लड़ाई ने हिंदुस्तान की हुकूमत को बनाकर रखा। लेकिन बांग्लादेश में भी असहमत समूह बहुत रहे, लेकिन बांग्लादेश के छात्रों ने जो अपनी ताकत दिखाई, कुर्बानियां दी, 300 छात्रों की मौत हुई सड़कों पर। सवाल क्या थे? सवाल केवल आरक्षण के नहीं थे, आरक्षण के सवाल को तो इन्होंने वापस भी कर लिया था। कोटा के जो क्वेश्चन थे, उस क्वेश्चन को भी हसीना ने खत्म कर दिया था। अगर इशू बेस्ड पॉलिटिक्स होता बांग्लादेश का, तो कोटा खत्म करने के बाद शायद आंदोलन खत्म हो जाता, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ, हसीना को छोड़ना पड़ा। और सैनिकों ने उम्मीद नहीं थी कि बांग्लादेश के सैनिक जो है इनके जान को लेकर के थोड़ी भी चिंता दिखाएगी, लेकिन बांग्लादेश की सेना को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने 45 मिनट का मौका दिया, हसीना को पैदल भागने के लिए नहीं कहा। बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष ने
45 मिनट का मौका दिया कि आपको मैं विमान देता हूं, आप चले जाइए। 45 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं है कि हम आपको बचा पाएंगे, क्योंकि नौजवानों का जो सैलाब ढाका की तरफ बढ़ रहा है, इस सैलाब में आपकी जिंदगी सुरक्षित नहीं होगी। अंतिम इच्छा थी शेख हसीना की कि राष्ट्र के नाम अंतिम संदेश देने दिया जाए, लेकिन सेना ने कहा बहुत देर हो जाएगी, आप चले जाइए। और हसीना को विदा किया गया। और हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश के नौजवानों ने कहा कि आजादी आज मिली है बांग्लादेश को, जबकि भारत तो आत्ममुग्ध रहा है। यहां की कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, हमने पूर्वी पाकिस्तान को तोड़ दिया, पूर्वी पाकिस्तान को हमने बांग्लादेश बना दिया। और श्रीमती गांधी ने बांग्लादेश एक मुल्क के रूप में खड़ा हो, श्रीमती गांधी ने पहल की। मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में वो आंदोलन आगे बढ़ा और दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश का जन्म हुआ। वह मुजीबुर रहमान जिसे बंग बंधु कहा गया। जिस तरह से भारत में आप बापू को राष्ट्रपिता कहते हैं, वैसे ही रहमान को बंग बंधु कहते हैं। लेकिन बापू और बंग बंधु में बहुत अंतर है। भारत के राष्ट्रपिता बापू ने अपने बेटे को राजनीति में जगह नहीं दी, अपने परिवार को देश सौंपने का काम नहीं किया। बापू ने हिंदुस्तान को लूटने के लिए किसी को नहीं छोड़ा। यहां तक कि हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता ने कहा कि कांग्रेस का काम था देश को आजाद करने का, देश आजाद हो गया, कांग्रेस को भी खत्म कर दो, नहीं तो कांग्रेस करप्ट हो जाएगी। जो बापू की जो आशंका थी, बापू की जो चिंता थी, बाद में वह चिंता सच साबित हुई और भारत की कांग्रेस भी करप्शन का पर्याय बन गई। सरकारी सक्रियता के नाते बहुत कुछ कांग्रेस ने किया, इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन करप्शन की चिंता बापू को थी। लेकिन यह बांग्लादेश में नहीं हुआ। रहमान ने अपनी विरासत अपनी बेटी को सौंपा, हसीना को, और हसीना ने जो हुकूमत चलाई वह लोकतांत्रिक हुकूमत नहीं थी। बहुत विकास महत्वपूर्ण नहीं है, अस्मिता महत्वपूर्ण है, व्यक्ति को स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, व्यक्ति को संसाधन चाहिए। व्यक्ति के भूख के सवाल बड़े होते हैं, लेकिन भूख के सवाल से ज्यादा बड़ा सवाल है स्वतंत्रता का, समानता का, इज्जत का। हसीना ने बांग्लादेश के आम आवाम को बेइज्जत करके रखा। उस मखमली धागे को हसीना ने तोड़ दिया। सहानुभूति हो जाती है कि कैसा लगता होगा जब हसीना को भागना पड़ा। हम लोग तो बहुत संवेदनशील आदमी हैं। हिंदुस्तान के लोग, क्रिमिनल कोई मर जाए तब भी आंख में आंसू आ जाते। हाँ, लाख पापी यहां मर जाए तब उसको नरकिया नहीं बोलते हैं। हिंदुस्तान की परंपरा है, उसको स्वर्गीय ही बोलते हैं। हम तो अपराधी को भी स्वर्गीय बोलते हैं। इसलिए हिंदुस्तान में थोड़ी सहानुभूति हसीना को लेकर के हो गई। मुझे भी हो गई थी। बेचारी इस उम्र में इतने दिनों तक शासन किया, अरे भैया हटा देते, इस्तीफा दे दिया, बांग्लादेश में रहने देते अपने मातृभूमि में। मातृभूमि से दूर जाना, अपने समाज से दूर जाना, यह भी एक मौत ही है। और इस मौत को हसीना ने अपने जीवन से जोड़ लिया और दरबदर होना पड़ा। उस मखमली एहसास से दूर शायद ही हसीना अब बांग्लादेश लौट पाएगी। मित्रों, हसीना कहां जाएगी, क्या करेगी, परिवार के बीच शेष जिंदगी गुजारेगी या और कुछ करेगी? दुनिया क्या सोच रही है,
दुनिया बांग्लादेश को अब किस तरह से देख रही है। मित्रों, दो आंदोलन की चर्चा करूंगा कि तहरीर की याद होगी। तहरीर में भी छात्र नौजवान सड़क पर थे और आंदोलन के बाद वहां की सरकार किस तरह से अमेरिका की गोद में सरकार पलने बढ़ने लग गई। अमेरिका प्रस्त सरकार हो गई तहरीर के आंदोलन के बाद। 74 के आंदोलन के भटकाव को भी हमने देखा, तहरीर आंदोलन के परिणाम को भी देखा। और भारत में जंतर मंतर पर जब छात्र नौजवान खड़े थे, इस आंदोलन का हश्र क्या हुआ कि आंदोलन से निकली हुई पार्टी और उसके अगुवा आज जेल और बेल के चक्कर में पड़े हुए। यह आंदोलन के परिणाम। चिंता है बांग्लादेश की, चिंता है बांग्लादेश के छात्र नौजवान की, चिंता है बांग्लादेश के युवा शक्ति की। जो युवा शक्ति कह रही है आज हमें मुकम्मल आजादी मिली है। रात भर सोचता रहा, जिस नौजवानों ने अपनी कुर्बानी दी है बांग्लादेश में एक आजादी के लिए, इस आजादी का हश्र क्या होगा? यह आजादी कहां तक पहुंचेगी? यह आजादी किसके लिए होगी? या किसी अंतरराष्ट्रीय साजिश का शिकार हो जाएगी आजादी? क्योंकि बात उठी कि जो नेता रही हसीना के बाद बांग्लादेश की बीएनएन की खालिदा को रिहा किया जा रहा है, और वह भी उम्र दराज, वह भी 70 पार, हसीना भी 70 पार। तो मैं सोचने लग गया कि बांग्लादेश में कोई नौजवान नहीं है जो बांग्लादेश को संभाल सके। और हम लोग ऐसे पत्रकारों में से नहीं हैं कि पड़ोसी मुल्कों के बहते आंसू पर मुस्कुराहट बिखेरे, तबाह होते पड़ोसी को लेकर के जश्न मनाए। भारत का समाज, भारत की संस्कृति यह कभी नहीं सिखाई कि मरते हुए पड़ोसी पर तुम जश्न मनाओ। चिंता थी कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, एक बेहतर बांग्लादेश, भय मुक्त बांग्लादेश, भूख मुक्त बांग्लादेश, बेरोजगारी मुक्त बांग्लादेश, एक सशक्त बांग्लादेश खड़ा हो। आशा है कि ऐसा ही होगा। लेकिन जब खालिदा के नाम की जब चर्चा आई, थोड़ी निराशा थी कि खालिदा ने भी बांग्लादेश को लूटा, बड़े पैमाने पर लूटा। एनजीओ बना करके, ट्रस्ट बना करके, आम आवाम गरीब गुरुओं के पैसे को खालिदा ने भी तबाह किया। तो चिंता यह हुई कि हसीना की गोद से बांग्लादेश बाहर निकल करके और खालिदा की गोद में बांग्लादेश बैठ जाए, यह तो गोद का रूपांतरण है। तो छात्रों को मरने की क्या जरूरत है, जान गंवाने की क्या जरूरत थी, जब हसीना को छोड़ करके तुम खालिदा पर आओगे। नाम आया है यूनुस सलीम का, यूनुस संभवतः जो अंतरिम सरकार है चुनाव के पहले, जो गैप है, अंतरिम सरकार के अगुवा यूनुस बनेंगे। यूनुस हमारे भी आदर्श रहे हैं। बांग्लादेश के गांव और गरीबी के खिलाफ यूनुस ने जो काम किया माइक्रो बैंकिंग का, और एक मरते हुए डूबते हुए बांग्लादेश को यूनुस ने अपने सपनों से बचाने का काम किया। न केवल सपना, बल्कि अपने सपने को जमीन पर उतारा और बांग्लादेश को डूबने से बचा लिया। स्थिति ऐसी हो गई है, पूरी दुनिया की सरकारें यूनुस का नकल कर रही है। आपको पता है कि 2006 में यूनुस को इसी काम के लिए, इसी माइक्रो बैंकिंग को लेकर छोटे छोटे लोन दे करके, जहां किसी परिवार की आजीविका 500 रुपया से चल सकती थी, छोटे छोटे लोन दे करके, ऋण दे करके उद्यमिता की नई संस्कृति को बांग्लादेश में खड़ा करने का काम यूनुस ने किया। उम्मीद है कि छात्रों ने भी कहा है, जो छात्र नेता हैं,
इस्लाम है और मजूमदार है, तमाम छात्रों के जो नेता हैं, इन नेताओं ने भी कहा यूनुस के हाथ में बांग्लादेश का डोर थमाया जाए, फिर से बांग्लादेश खड़ा हो जाए। यह तो हसीना के पहले, हसीना के बाद राजनीतिक पृष्ठभूमि थोड़ा हम लोग आपको लेकर के चलते हैं भारत की तरफ। भारत में बैठकों का दौर जारी है। राहुल गांधी ने भी कहा, स्थगन प्रस्ताव भी पार्लियामेंट में आया कि बांग्लादेश पर भारत की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। राहुल गांधी ने भी जयशंकर से बातचीत की, क्या स्टैंड है। ममता बनर्जी ने भी कहा कि भारत सरकार का हमारी असहमति केंद्र सरकार से है, लेकिन राष्ट्रहित को लेकर के केंद्र सरकार जो फैसला करेगी बांग्लादेश के संदर्भ में, ममता बनर्जी केंद्र सरकार के साथ है। यही बात भारत के तमाम विपक्षी दलों ने रखा। जब यूनुस की बात हुई तो राहुल गांधी ने यूनुस सलीम से भी संभवतः बातचीत हुई। अब स्थिति यह है, देखना यह है कि भारत के सामने बड़ी चुनौती है एकता और अखंडता की। भारत के तमाम पड़ोसी मुल्क जो अभी हैं वे भारत के खिलाफ में हैं। जो पाक की सरकार है शरीफ की, वो शराफत तो है नहीं उसके पास। जम्मू कश्मीर को तबाह किए हुए, रोज पाकिस्तान से आतंकी घुसपैठ कर रहे, हमारे जवान शहीद हो रहे। तो पाकिस्तान तो हमारे कितने मित्र हैं पता ही है। पाकिस्तान दुश्मन खड़ा है। नेपाल, ओली की जो सरकार है, ओली की सरकार को आप देखेंगे, केपी शर्मा ओली की, ओली भी चीन प्रस्त है। म्यांमार की सरकार, वहां 4 साल से सैन्य सरकार है। म्यांमार की सरकार भी चीन के करीब है। और बांग्लादेश में जो कट्टरपंथ है, अगर यह सैन्य शासन होता है, यह चीन के करीब ज्यादा जाएगा। लंका की स्थिति वही है। विक्रम सिंह कि वो चीन से उनको दोस्ती है। लगभग 6 मुल्क जो है बांग्लादेश को लेकर भारत को जो घेरे हुए हैं, आशंका यह है चीन का हस्तक्षेप यहां बढ़ेगा और यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बैठकें लगातार इसीलिए हो रही है। और बांग्लादेश की स्थिति यह है कि जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था तो बांग्लादेश में 18% हिंदू थे और कट्टरपंथियों के कारण से भय का जो माहौल बनाया, वहां 18% जो हिंदू हैं वो घट करके अब 8% हो गए। लेकिन यहां कुछ मीडिया वालों ने यह खबर चलाई कि वहां के हिंदू वो सुरक्षित हो गए, आंदोलन में बचेंगे नहीं बचेंगे। जब प्रधानमंत्री की जिंदगी सुरक्षित नहीं हो तो आम हिंदू जो बांग्लादेश में है उसका क्या होगा। लेकिन बांग्लादेश के छात्र नौजवानों को मैं थैंक्स करना चाहता हूं। बांग्लादेश के तमाम अल्पसंख्यक कुछ मंदिरों पर हमले हुए, लेकिन बांग्लादेश के हिंदू घरों के सामने ये छात्र खड़े हो गए दीवार बन करके कि कोई हिम्मत ना दिखावे हिंदुओं पर आक्रमण करने का। आंदोलन के बीच से निकला हुआ यह चरित्र, इसको सलाम करना चाहिए। अगर जिस तरह से अराजकता, लाखों लोग जो सड़क पर थे और हसीना का संबंध मोदी से, गुस्सा हिंदुस्तान से भी था वहां के नौजवानों को, लेकिन बांग्लादेश की धरती पर जो 8% हिंदू हैं, इनके परिवारों की रक्षा के लिए जो यूनिवर्सिटी के छात्र आंदोलन कर रहे थे वे दीवार बन करके खड़े हो गए। कुछ अच्छी बात भी हुई। फिलहाल उम्मीद है कि बांग्लादेश भारत के साथ, भारत का संबंध गर्भनाल का संबंध है। बांग्लादेश कितना बार टूटा, कितना बार बिखरा, सब कुछ हुआ। 1905 में भी बांग्लादेश बटा, 75 में भी बटा। क्या कहने, कितना बार बांग्लादेश लूटेगा, कितना बार टूटेगा।
बेहतर है कि बांग्लादेश अपने पूर्वजों को याद करे। भाषा के नाम पर जो विभाजन की पीड़ा बांग्लादेश ने भोगी है, रहमान ने निजात दिलाई है। आपको हसीना से नफरत हो सकता है, हसीना की बदसूरती के खिलाफ आप बवाल कर सकते हैं, लेकिन अपने पुरखों की प्रति कृतज्ञता जोड़ी है। जिस तरह से मुजीबुर रहमान की प्रतिमा पर पत्थर फेंके गए, उनकी बुत को, उनकी प्रतिमा को गिरा दी गई, घृणा हसीना से हो सकता है, अपने पूर्वज से घृणा नहीं करना चाहिए जिन्होंने बांग्लादेश के लिए कुछ किया। उम्मीद है कि सत्ता बाजार में कहां कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि पहली बार अमेरिका का भी बयान आ चुका है। अमेरिका ने कहा है कि पहली जो प्राथमिकता है वह बांग्लादेश के जान माल की सुरक्षा हो, शेष बातें बाद में। वही यूएनओ के भी सवाल हुए हैं, पाकिस्तान के भी बयान आए हैं। अब आप जान रहे होंगे कि यही जमात, क्योंकि कल के डिबेट में हमने कहा था, ऐसा नहीं कि धर्म के नाम पर कोई मुल्क बन जाने से वहां शांति बहाल होगी। और बांग्लादेश में कौन सा हिंदू और मुसलमान का झगड़ा था? हसीना भी मुसलमान थी, आंदोलन करने वाले भी मुसलमान थे। सवाल धर्म के आधार पर मुल्क बांटने की जो मंशा रखने वाले लोग हैं, उनको भी संभल जाना चाहिए। मुल्क बांटने से मुद्दों का हल नहीं होता है। अपना मुल्क बन भी जाएगा तब भी कुछ नहीं होगा। वह बांग्लादेश की हालात को देख ले और पाकिस्तान के हालात को देख ले। एक रोटी के लिए किस तरह से पाकिस्तान मोहताज है, किस तरह से कर्ज के दलदल में फंसा हुआ है। क्या यही सोच करके तुमने पाकिस्तान बनाया था कि हाथ में कटोरा देंगे और भीख मंगवाएंगे? इसलिए मित्रों, धर्म के नाम पर अगर अलगाववाद आपके मन में है, अलगाववाद के हस्र क्या होते हैं, लाहौर से भी सबक लेना चाहिए और ढाका से भी सबक लेना चाहिए। सत्ता का बाजार गर्म है, दुनिया युद्ध के मुहाने पर है। यद्यपि सब कुछ जो है बिल्कुल एयरपोर्ट बंद है, कुछ विमानें कलकत्ता से आज उड़ान भरा है वहां से, लेकिन बसें बंद है, सब कुछ बंद है। उम्मीद है बांग्लादेश में स्थिति सामान्य होगी, लेकिन दुनिया के अन्य मोर्चों पर भी युद्ध की ऐसी स्थिति है, संभवतः इजराइल तबाह हो जाए। विश्व युद्ध के मुहाने पर पूरी दुनिया खड़ी है। उसी विश्व युद्ध के इस माहौल में बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, और अमूमन भारत में भी सवाल बड़े हैं, लेकिन भारत में लोकतांत्रिक मूल्य इतने प्रभावी हैं, भारत के भीतर लोकतंत्र इतना मजबूत है, ये अपनी बात कहने के लिए भारत का समाज हिंसा का सहारा नहीं लेगा। अपनी वही आरक्षण के सवाल पर, आरक्षण के सवाल बांग्लादेश में भी है और आरक्षण के सवाल भारत में भी है, लेकिन भारत के जो आरक्षण के सवाल है, यह सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है हम बिना हिंसा का सहारा लिए हुए, बापू ने सत्याग्रह का मार्ग दिया, कोई भड़काने की बात नहीं कि आरक्षण के सवाल पर वहां की सत्ता समाप्त हो गई, तो वैसा ही कुछ प्रयोग करने वाले लोग अगर भारत में सोचते होंगे तो वे सावधान हो जाए। ये हिंदुस्तान बापू की धरती है, यह अहिंसा की धरती है। बापू ने अमोघ अस्त्र दिया था सत्याग्रह का, हम सत्याग्रह करेंगे और फिर अपने हुकूमत से भी जो आरक्षण के सवाल हैं, इन सवालों को हम समाधान देंगे। बने रहिए हमारे साथ में। हम सत्ता बाजार में घटनाओं और घटना के पीछे के सच और उनका जो सामयिक विश्लेषण है, सामयिक समझ है, ये साझा आपसे करते रहेंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो निश्चित रूप से उत्साहवर्धन करने के लिए आप हमें बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, साझा करें। जो कमियां हैं हमारी बातों में, हमारी समझ में, उन कमियों की तरफ इशारा अवश्य करेंगे। आपका हम स्वागत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।